जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारा जो बुक नंबर फर्स्ट जो है उसका एक लास्ट टॉपिक है और सबसे छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। ये चैप्टर जो है एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों ने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है, पहला जो किताब पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, माने स्थिर विद्युत की, उसके बाद फिर करंट पढ़ा था हम लोगों ने, फिर मैग्नेटिज्म शुरू किया था हम लोगों ने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह, तो और लास्ट तक जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबका निचोड़ जो है ना, जोड़ जाड़ करके एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है। और इन तमाम टॉपिक को पढ़ने के बाद ये टॉपिक जो है थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है तय पहले वाला अगर आ जाए तब जाकर के इसके बारे में थोड़ा समझ में आता है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तरंग जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, यानी कि दोनों का वेरिएशन होते रहे, दोनों का फ्लक्चुएशन होते रहे। और जब तक ये दोनों का फ्लक्चुएशन नहीं होता तब तक विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो उत्पन्न नहीं होता है ना। तो प्रकाश जो है, लाइट जो होता है, लाइट के अंदर में भी ये दोनों तरंग होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये दोनों वेव के रूप में जो है वो बदलते रहते हैं और दोनों जो है ज्यावक्रीय यानी साइन थीटा के अनुसार से वो चेंज होते रहते हैं। तो याद रखिएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक अलग टाइप का आपको वेव देखने को मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग इसका नाम देते हैं। मान लीजिए एक ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये जो आपको दिखेगा ये क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप गौर कीजिएगा, एक जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से चला, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलरली इस तरह से चेंज कर रहा है। तो इसके ऊपर आप जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक ऊपर एक नीचे इस तरह से, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर गौर कीजिएगा तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। देखिए ये और ये दोनों जो होगा आपको परपेंडिकुलर दिखेगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे देते हैं कि दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स चेंजेस साइनोसाइडली and are perpendicular to each other as well as at right angle to the direction of propagation of wave is known as electromagnetic waves। वैसा तरंग जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ज्यावक्रीय रूप से एक दूसरे पर लंबवत परिवर्तित होते रहता है तथा तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत हो, तो उस वेव को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब अगर मान लीजिए ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, तो वेव आगे की ओर चलेगा। तो दोनों जो, अगर आप तीनों को देखिएगा तो तीनों एक दूसरे ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे तरंग को हम लोग, जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली अगर चेंज होते रहे और इन दोनों के मिक्सचर से एक वेव निकले जो माने माने दोनों फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ज्यादातर माने इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता था तो उसमें चार्ज का अहम रोल हुआ करता था। अगर आपको याद हो, हमने बताया था आपको कि अगर स्थिर कोई चार्ज हो तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। वही चार्ज अगर यूनिफॉर्मली अगर चले तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है। लेकिन जब कोई चार्ज एक्सेलरेशन के साथ चले तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये तीनों बनेगा। तो आप याद रखिएगा, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रोड्यूस जब भी होगा ना तो वह एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से होगा, त्वरित आवेश से। वैसा आवेश जो त्वरण में हो उसी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये डेफिनेशन है और आपको ये ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, और स्वाभाविक बात है कि आपको हमने जब कहा है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इन दोनों का जो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी वेव के रूप में चल रहा है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो समीकरण है वो वेव के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि तरंग में लिखा जाता है अमूमन। ठीक है, तो खैर हम लोगों को उतना ज़्यादा अभी जो है 12th लेवल पर जो है उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम डेफिनेशन जो है आप ध्यान में जरूर रखिएगा। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपके सामने है, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखा जा सकता है। तो एक ये रहा।
और नोट्स भी साथ में बनाते चलें ताकि रिवीजन करने में वो उस समय काम आएगा लास्ट में। तो एक पेज आपका ये रहा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो एक तो ये, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने पढ़ा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रॉपर्टी होगा, कुछ तो प्रॉपर्टी लाइट से मिलेगा, कुछ क्या माने अधिकतम प्रॉपर्टी लाइट से मिलेगा। स्वाभाविक बात है क्योंकि ये प्रकाश है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, प्रकाश है, या प्रकाश ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उससे तो मिलेगा। लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है ना प्रॉपर्टी जो है कुछ ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ये चीजें जो है आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और जनरल जो इंफॉर्मेशन होता है उसके आधार पर भी ये हमें जानना चाहिए। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा, ट्रांसवर्स होगा। देखो ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए वेव आगे की ओर ऐसे चल रहा है तो पार्टिकल इसके ऊपर परपेंडिकुलर फ्लक्चुएट करेगा। वेव आगे चल रहा है, इधर की ओर आप वेव लेकर के चल रहे हो, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। माने जब वेव के ऊपर पार्टिकल परपेंडिकुलर चले तो हम ऐसे वेव को अनुप्रस्थ बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। और वही अगर मान लीजिए जिस डायरेक्शन में वेव चला उसी डायरेक्शन में पार्टिकल चला, जैसे अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग होता और स्प्रिंग को अगर आप खींच करके छोड़ देंगे तो स्प्रिंग ऐसे चलेगा, इस तरह से आगे पीछे करेगा, इसका मतलब वेव भी आगे पीछे चल रहा है और पार्टिकल भी उसी के डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे तरंग को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब दोनों पैरेलल चले तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन जब परपेंडिकुलर चले तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो आपको ध्यान होगा इसके तो डेफिनेशन में ही दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर चलेगा, है ना। तो परपेंडिकुलरली जब ये चलेगा तो स्वाभाविक बात है कि इसका पार्टिकल जो होगा वेव के डायरेक्शन में ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो वेव है ये अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा, ट्रांसवर्स नेचर का होगा, ठीक है। तो ये रहा एक तो पहला प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी है दीज वेव्स प्रोपगेट थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये निर्वात में, यानी कि कोई भी अगर मान लो माध्यम हो, खास करके माध्यम जो है वो या तो निर्वात होगा और नहीं तो एयर मीडियम, इसमें स्वाभाविक बात है कि चूंकि ये लाइट का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर ये स्पीड ऑफ लाइट से गति करेगा, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है उसी स्पीड ऑफ लाइट से आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये गति करता है, खास करके निर्वात में। एयर मीडियम में भी कमोबेश उसी तरह का स्पीड होता है, क्योंकि उसका जो स्पीड है बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रकाश चाल होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा ना ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस है। इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस वेव को भेजा जाए ना दोबारा अलग से, तो याद रखिएगा इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा कहने का मतलब, मान लीजिए ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे दो, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इधर से अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भेजा तो बस निकल जाएगा। अगर इसको आप मैग्नेट में भी रखो, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऐसे करके, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीधा निकल जाएगा। मतलब जो चार्जलेस क्वांटिटी होता है इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं होता है। फोर्स कब लगता है? जब चार्ज हो, चार्ज है ही नहीं तो फोर्स लगेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स तो तभी लगता है। तो इसीलिए ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर जब आप इसको गुजारते हैं तो वो सीधा निकल जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है। इसीलिए सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, माने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये विचलित नहीं कराए जा सकते, ठीक है, न्यूट्रल होने की वजह से। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया इसका। अगला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जितना भी गुण है सब लाइट का गुण है, सब प्रकाश का गुण है, और ये तमाम तरह के गुणों को ये शो करता है, इसको दर्शाता है। तो प्रकाश का गुण को तो दर्शाएगा ही ना, क्योंकि ये प्रकाश जैसा ही है या प्रकाश ही है। एक तरह से आप कह दो जो दिखाई देने वाला है उसी को केवल हम लोग लाइट समझते हैं, दरअसल वो लाइट नहीं है। केवल वही नहीं है, वो भी है, ये बात नहीं है कि वो नहीं है। उसको तो हम विजुअल लाइट बोलते ही हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और भी तरह के वेव होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। हम आखिरी में हम उसी का चर्चा करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा,
हमें दिखाई देने में जो सहयोग करता है केवल वही लाइट नहीं है, उसके अलावा भी और भी हैं उसमें वेव। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये तमाम तरह के गुणों का पालन करेगा जो लाइट गुणों जिन गुणों का पालन लाइट करता है। ठीक है, प्रकाश के सभी गुणों का पालन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करेगा। तो ये एक गुण हो गया इसका। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, वो अगर आप किसी मीडियम में अगर आप निकालिएगा स्पीड ऑफ लाइट, और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर किसी मटेरियल मीडियम में अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका स्पीड क्या होगा, द स्पीड ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा वो 1/√अंडर एप्सिलॉन इंटू म्यू, और नीचे में आपको एम लगा देना है। एम बोले तो याद रखिएगा मीडियम का ई का मतलब यहाँ पर जो है एप्सिलॉन जो आप लगाते थे तो एप्सिलॉन का सिंबल था परमिटिविटी, विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम का विद्युतशीलता आप उठा करके रख दो, उस माध्यम का चुंबकशीलता आप उठा करके रख दो, और दोनों को इस तरह से आप कैलकुलेट कर दो फॉर्मूला में रख के, स्पीड निकल जाएगा उस माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। लेकिन अगर मान लीजिए हम स्पीड निकालना चाहते हैं वैक्यूम में निकालना चाहते हैं, इसी फॉर्मूला में केवल आपको क्या करना है, एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 कर देना है। आप ये वैल्यू रख करके देखिए, क्योंकि देखो 0 का वैल्यू तो हम आपको बता रखे, माने परमिटिविटी जो होता है वैक्यूम में कितना होता है ये आपको हमने बता रखा है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और म्यू 0 का जो मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आपको बता रखा है। ये डाटा को आप इस पर रख करके देखिए, सॉल्व कीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा, और जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैक्यूम का है, और अगर किसी मीडियम के लिए बात करेंगे तो मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रॉपर्टी का भी आप स्क्रीनशॉट लो, इसको रिवाइज करना और निश्चित रूप से इसको तैयार कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें अगर आपसे बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बताइए प्रॉपर्टी क्या है, 5 प्रॉपर्टी लिखिए, तो इस तरह से इसके प्रॉपर्टीज को जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये जो पेज है इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए अब हम लोगों को इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसका जो है इक्वेशन लिखना होता है। इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और इन्होंने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को व्याख्या किया, जिसमें इन्होंने ये बात बोला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अलग अलग नहीं होते, ये जब भी रहेगा तो एक साथ रहेगा, माने आप अलग अलग इसको नहीं बात कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा नहीं आप कर सकते, है ना। अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो ये दोनों आपको दिखाई देगा, है ना। एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएगा। तो इन्होंने क्या किया ना कि जो आप समीकरण पहले पढ़ रखे हैं, जैसे कि आप देखिएगा सबसे पहला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर हमने आपको बताया था गॉस थ्योरम, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में सहयोग करता था। फिर आपने पढ़ा था इसके जस्ट बाद एक और फार्मूला, जस्ट बाद नहीं पढ़ा था, हमारे ख्याल से मैग्नेटिज्म में जाकर के आप पढ़े थे, जिसको हम लोग बोल दिए थे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का गॉस थ्योरम, जिसमें क्लोज इंटीग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बराबर 0 आया था। तो ये एक था। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि ईएमएफ जो किसी भी फैराडेज का जो लॉ था, तो उसमें बेसिकली जब हम लोग किसी मैग्नेट को दौड़ाते हैं तो जो ईएमएफ डेवलप होता था, तो वो जो ईएमएफ का फॉर्मूला था जो फैराडे के नियम से जो आया था वो फॉर्मूला, और एक आपका था एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। ये चारों को एक साथ इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया, एक साथ इन्होंने जमा किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का व्याख्या ये चारों के चारों समीकरण मिलके करते हैं, है ना। तो वही चारों का चारों समीकरण उन्होंने एक साथ कंपाइल करके रख दिया हम लोगों के सामने, और बोला यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का समीकरण है। और वही चीज आपसे लिखवाता है 2 नंबर में, पूछता है बताइए मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन क्या है। तो ये चारों समीकरण को लिख दो, हो गया। ये चारों समीकरण वेरिफिकेशन हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट ये है कि आपका जो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ दिया गया शुरुआती दौर में वो अधूरा था। उसमें उन्होंने एक टर्म जोड़ा जिस टर्म का नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा।
तो पहले तो विस्थापन धारा को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जितने भी चारों समीकरण है वो चारों समीकरण को हम लिखेंगे, और वो चारों समीकरण तो याद पहले से आपको रहना चाहिए, ठीक है। खाली एक जो बदलाव करेंगे वो आपके लिए नया होगा, बाकी चीजें आपको पुराना है पहले से आपको याद रहना चाहिए। देखिए, मैक्सवेल का कहना यह था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक मान लीजिए हमारे पास कंडेंसर है, तो सीधी सी बात है कि कंडेंसर को अगर आप कहीं पर सर्किट में जोड़ेंगे तो इसमें करंट अगर आया तो इधर से वापस चला जाएगा इस तरह से, जब इसको चार्ज करेंगे उसके दरमियान। तो जरा सोच करके देख लीजिए, यहां पर अगर एक मान लीजिए हम लूप बनाते हैं, तार के चारों ओर लूप बनाते हैं, और यहां भी हम तार के चारों ओर लूप बनाते हैं, और एक लूप हम यहां बनाते हैं, तो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो हमारे पास तीन लूप है। इसमें देखा ये गया कि आपका नंबर 1 और नंबर 3, ये जो दो लूप है ना, इस लूप पर आपका जो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ था, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था, एम्पियर का जो सर्क्यूटल लॉ था आपका BDL, ये जो वेक्टर में हम लिख रखे हैं म्यू 0 I, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो है वो आप I 1 और 2 में 1 और 3 में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट जाएगा, जो भी करंट का वैल्यू होगा वो करंट का वैल्यू इधर आपको दिखाई देगा, क्योंकि वायर है। कन्वेंशनल करंट जो होता है, माने जो आपका संवहन धारा है परंपरागत जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें 1 और 3 में तो आपको करंट मिल जाएगा, वहां पर तो करंट है, लेकिन ये जो बीच में है, ये बीच में तो आपको करंट दिख ही नहीं रहा है। लेकिन इसके लिए भी आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या लिखोगे, तो आपका ये तो कन्वेंशनल करंट का फॉर्मूला है ना, ये तो आपका जो है, जैसे आप लोग जो पढ़ के आए हैं कि भाई dQ/dt यानी Q/T, चार्ज बट्टा टाइम आपको चाहिए, और बीच में आपको वो चीज दिखेगा ही नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि आप जो है 1 और 3 के लिए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन 2 के लिए ये फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे, ये फॉर्मूला जो है 2 के लिए आप लगा नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 2 के लिए भी ये काम करता है, माने जो वैल्यू 1 1 3 पर आ रहा है वही वैल्यू 2 के लिए भी आता है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि कोई बोले कि इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू लाओगे कहां से, ये वैल्यू आएगा कहां से, तो ये वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए इसमें करंट का चर्चा तो किए हैं, लेकिन एक चीज छोड़ दिए हैं, और वो छोड़े हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होना चाहिए था। मतलब कहने का सेंस ये है कि 1 और 3 में तो कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है ना एक जगह से दूसरे जगह। तो बेसिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, और चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव के कारण इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बदलेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स उससे एसोसिएट होगा। अब इस पर तो आपका वो फंडा लागू हो जाएगा, इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, तो इधर दोनों पर आप जीरो कर लोगे, तो आपका फंडा पहले वाला था लागू हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर जाओगे तो आपका ये करंट जीरो हो जाएगा, इसमें ये करंट होगा ही नहीं। तो इस करंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आपका ये फॉर्मूला 2 पर भी लागू होगा, 2 नंबर जो लूप है 2 नंबर उस पर भी लागू होगा। इसलिए इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि एक तरह से अगर कहा जाए तो वो नेचुरल वही करंट है, लेकिन ये करंट कहां से प्रोड्यूस हुआ, तो चूंकि आपका जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो जगह है उस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, जिसकी वजह से उसका फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उसमें करंट आएगा, जिस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाएगा। ठीक है, तो करंट का तो वही डेफिनेशन रहता है, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस थ्योरम ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, ये बराबर होता है टोटल इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। दरअसल ये चार्ज जो होगा इसके अंदर में भी बार बार क्या होगा, वेरी करेगा, तो हम लोग तो वो चीज को वेरी करवाएंगे, लेकिन यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, चार्ज का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू 5e, इसी के बराबर आएगा। और ये चार्ज का वैल्यू वेरी करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर में करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे, लिखेंगे ये चीज को डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, विस्थापन धारा,
विस्थापन धारा कहां पर पाया जाएगा? तो बीच में पाया जाएगा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का मान कितना होगा? वैसे एक बात याद रखना, धारा निकालने का तो फंडा वही रहेगा, जो करंट निकालने का फंडा होता है कि डी क्यू बट्टा डी टी, यही रहेगा। खाली बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लगा दो और इसके अंदर बंद चार्ज जो है उसको रख दो। जो भी चार्ज इसके अंदर में जो बंद होगा, जो इधर उधर करेगा, वही चार्ज को यहाँ पे रखना है और वो चार्ज आपका यहाँ से मिलेगा। तो इसको उठा करके आप रख दोगे तो इसको नहीं होता इक्वेशन 1 मान लो, है ना। और यहाँ से आप जो है ना इसको रखना फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो आएगा ये बराबर आपका हो जाएगा डी एप्सिलॉन 0 पाई ई अपॉन डी टी। तो कुल मिलाकर के इसमें जो कांस्टेंट टर्म है एप्सिलॉन 0, इसको आप बाहर कर दो, डी फाई ई अपॉन डी टी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर इसका वेरिएशन नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो यही बात कहना था मैक्सवेल साहब का कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो वैल्यू वगैरह आपको सब कुछ जो है देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना बार बार चार्ज का जो है ट्रांसफर होने की वजह से इसमें क्या होगा, बदलेगा। और ये जो बदलेगा वही चीज आपको वहां पर कैलकुलेशन में दिखेगा। एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं बोलो, यहाँ पर तो चार्ज का भी जो है केवल और केवल जो है इधर से उधर, उधर से इधर चलता है, बीच में तो खाली जगह है, तो उसमें फ्लक्स का वेरिएशन होता है, फ्लक्स का वेरिएशन होता है और उसी की वजह से आपका ये डिस्प्लेसमेंट करंट आता है ना। अब जब हम लोग लिखेंगे मैक्सवेल का इक्वेशन तो बाकी सारे इक्वेशन को जैसे लिखते हैं वैसा ही लिख देंगे, केवल और केवल एम्पियर का जो सर्क्यूटल लॉ लिखेंगे तो उस समय आई तो एगो पहले था, आई के साथ आई डी भी कर देंगे, यानी कि इसको भी वहां पर लिख डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। हमारा जो समीकरण है और ये जो 4 समीकरण आपसे जो लिखवाया जाएगा ना, याद रखिएगा ये जो 4 समीकरण आपसे लिखवाया जाएगा, यही 4 समीकरण के लिए आपको जो है 2 नंबर या जो भी दे, मैंने अधिकतर केस में तो 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन बनता है। तो बोला ये गया है कि मैक्सवेल का इक्वेशन लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेशन के रूप में आपको लिखना है। तो आधा से ज्यादा तो आपका इंटीग्रल फॉर्म में ही हम पहले भी बताए हैं, तो इंटीग्रल फॉर्म में ही आपको हमने बताया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर आपको याद हो तो हमने बताया था क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ही भी आप इसको रहने दो, और इज इक्वल टू था क्यू इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, ये था आपका गॉस थ्योरम। तो ये मैक्सवेल का जो है एक इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, एक इक्वेशन जो मैक्सवेल का हो गया वो ये हो गया। अच्छा, दूसरा बोला है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का जो गॉस लॉ था क्लोज इंटीग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी ए, ये बराबर आपका क्या आया था, ये आया था 0। तो ये आपका जो है मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ हो गया। क्लोज इंटीग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटू डॉट डी ए बराबर जो आया था वो क्या आया था, 0 आया था। तो ये जो है गॉस थ्योरम बना किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। ये मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन, ये पहला ये दूसरा, ये सब चीज हम लोग पहले से जानते हैं, तो बड़ा सिंपल है, इस सब चीज को ध्यान में रखना, है ना। तो एक तो ये पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, हमारे ख्याल से पिछला वाला जो था उसका स्क्रीनशॉट लिया, ये है ना, इसको अपना ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। एक इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप। ये 2 इक्वेशन हो गया मैक्सवेल का। अच्छा, अब तीसरा और चौथा इक्वेशन लिखना है, तो तीसरा और चौथा इक्वेशन में थोड़ा सा हम लोगों को बदलाव करना है। देखिए, हम पहले तीसरा इक्वेशन को लिख देते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी, और इसके अंदर में लिखा जाता है इंटीग्रेशन डिवाइड बाई डी टी, और इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा लिखा जाता है, और फिर इस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो आपका आया, ये जो टर्म आया वो माइनस में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और वैसे तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये भी आपका जो होता है ना, ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, डॉट के रूप में, है ना, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन ये आया कहाँ से, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो फैराडेज का नियम हमने जो आपको बताया है, अगर फैराडे का नियम अगर आप ध्यान से देखे होंगे
तो फैराडे का नियम हमने आपको ये नहीं बताया है। फैराडे के नियम में हमने बताया था कि ईएमएफ जो जनरेट होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, ऐसा करके हमने आपको बताया है ना। फैराडे का ये नियम था, इसी नियम को इसमें तब्दील किया गया है। यार ईएमएफ के लिए तो आप वो जो फॉर्मूला पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी बी बट्टा डी टी, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डीबी बराबर जो आएगा, इसको सॉरी डीबी बट्टा डीएल था, या एक्स करके आप लिख सकते हो, लंबाई आई है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है, याद रखना। यहां से डीबी बराबर अगर आप लिखेंगे तो माइनस ई इंटू डीएल हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इंटीग्रेशन में आपको ये जो भी डाटा होगा वो वैल्यू आपको दे देगा। तो यहाँ से जो आएगा वो ईएमएफ आपका आएगा, और ईएमएफ जो आएगा उसका उसका फॉर्म जो है ना, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में अगर इसी चीज को लिख देते हैं तो आपका ये लिखा जाएगा, है ना। तो बेसिकली ईएमएफ का तो फॉर्मूला यहाँ से आया था। अच्छा, ये जो फाई बी है, तो दरअसल ये फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। हम क्या किए ना, इसी को उठा करके यहां से और इसके जगह पर रख दिए, इसी वजह से आपका ये फॉर्मूला इस रूप में आएगा। और ऐसा लिखने का मेन पर्पस यही था क्योंकि हमसे बोला गया इंटीग्रल फॉर्म में लिखिए, इंटीग्रेशन के रूप में लिखिए, तो हमने इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिख दिया, जो इंटीग्रेशन के रूप में आया उसको हमने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो एक आपका ये समीकरण रहेगा, और आखिरी समीकरण है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में आप लोग ये बात पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर जो होता था ये बराबर म्यू जीरो इंटू आई होता था, तो अब आई प्लस आई डी रहेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें आएगा। और अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल, ये डीएल है, ध्यान रहे एरिया नहीं है, और इसके बाद म्यू जीरो, इसमें एक तो आई कन्वेंशनल करंट रहेगा और एक रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, याद रखिएगा, एक डिस्प्लेसमेंट करंट जिसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है। तो ये 4 इक्वेशन है, और इसी 4 इक्वेशन के माध्यम से मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का व्याख्या किया। तो हमें मूल रूप से इन समीकरणों को याद रखना है, ये जो समीकरण आप पढ़े हैं इन समीकरणों को हम लोगों को मूल रूप से याद रखना है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 4 इक्वेशन, और ये चारों इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल इसमें जो एक एक्स्ट्रा टर्म जुटा है उसको अभी हम लोगों ने देखा, नहीं तो ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लिखिए। अब ये आप मैक्सवेल का इक्वेशन कंप्लीट हुआ, यहां से मैक्सवेल का जो इक्वेशन है आपका अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, और आपको जैसा कि हमने पहले भी बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो अकेला नहीं है, उसके अंदर कई तरह के वेव हैं, और कई तरह के वेव से ये एसोसिएटेड है, याद रखिएगा, कई तरह के वेव से ये एसोसिएटेड है, ऐसे ये नहीं है, ठीक ना। तो कई तरह के वेव से अगर एसोसिएटेड है तो हम उन तमाम तरह के वेवों का जो है इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। देखिए, पहली पॉइंट तो यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनेगा, वो जो वेव है उस वेव को अगर आप माने दर्शाइएगा तो सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, आवृत्ति सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वही यहाँ पर हम रख रखे हैं, द अरेंज्ड एरे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द स्पेक्ट्र इन द सीक्वेंस ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति और या फिर तरंग दैर्ध्य के आधार पर जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सभी तरंगों को अरेंज करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और हमने आपको कहा भी अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो अकेला नहीं होता है, उसमें कई तरह के वेव जो होते हैं वो मिले होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रेडियो वेव का भी 2 रेंज है, एगो लॉन्ग रेंज का होता है, एक शॉर्ट रेंज का होगा, है ना, उससे थोड़ा कम होगा। तो मूल रूप से इसको तो आप रेडियो वेव ही बोलेंगे। रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, IR का मतलब इंफ्रारेड, याद रखिएगा, यूवी अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। इसके अलावा एक कॉस्मिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस्मिक का जिक्र नहीं है, कॉस्मिक जो होता है वो अलग है, ठीक ना। लेकिन कुल मिलाकर के आप देख लीजिएगा, इसमें आपका जितने भाग माने जितना भी भाग इसका हो सकता है वो आपके सामने है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और एक गामा रे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है उसका नाम भी आप देख लें, यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसका,
इसमें याद रखिएगा ऊपर में जो है सबका फ्रीक्वेंसी दे रखा है आवृत्ति, और नीचे अगर आप गौर कीजिएगा तो ये इसका वेवलेंथ दे रखा है। मतलब अगर आप इधर से आप ऐसे देखो, ये राइट है अपना, ये लेफ्ट है, तो अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, ये चीज दे रखा है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है कि एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो था वो एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर आपको याद हो, आप पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये वाला चीज याद रखना। हमारे ख्याल से अभी नहीं पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेगा, ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जरूर। ई बराबर जो होता है वो एच न्यू, ये फॉर्मूला होता है। यानी ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये एनर्जी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली ये जो लाइट एनर्जी होता है उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट की ओर बढ़िएगा वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो ऊपर में एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम इसमें बोले सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, तो गामा रेज का, अभी जो है आपके पास उसके अनुसार से। वैसे अगर कॉस्मिक रे रहता तो लास्ट में कॉस्मिक होता, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अलग है, कॉस्मिक रे जो होता है वो ज्यादातर सन के केस में ही पाया जाता है मूल रूप से। अगर आप इधर से चलेंगे ना, इधर इधर से अगर इधर की ओर चलेंगे तो याद रखिएगा गामा रे का जो एनर्जी होगा या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। अच्छा, उल्टा चलेंगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव के पास होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव के साथ होगा। अब एक एक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है अपना देख लीजिएगा, वो रेंज फिक्स है। हम इस चीज को जो है ना अलग से डिटेल में जो है एक पॉइंट बना करके सबको पढ़ लेते हैं, और सभी वेव का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये रहा कि एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। पहला जो है रेडियो वेव। देखो रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हम यहाँ पर लिख रखे हैं, आप देख लो। 500 किलो हर्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ज तक ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है रेडियो वेव का। तो इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होगा 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक, ये जो है इसका वेवलेंथ का जो है वो रेंज होगा। ठीक ना, ये डाटा जो है हमारे ख्याल से ये पूरा डाटा जो हम निकाले हैं वो एनसीईआरटी से ही निकाले हैं, तो ये डाटा जो है आप याद कर सकते हैं, ये डाटा माने ऑथेंटिक है उसके अनुसार से। अच्छा, अब रेडियो वेव का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में। जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम आपका काम कर रहा है मोबाइल फोन से लेकर के तकरीबन सबका सब जो है रेडियो वेव के ऊपर ही काम कर रहा है ना। रेडियो वेव ही इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह माने संचालित कर रहा है। तो इसको बोल सकते हैं कि आपका रेडियो वेव कहाँ काम करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, खास करके रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें वायरलेस आपका मोबाइल फोन वगैरह जो काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो रेडियो वेव का जो जानकारी है ये आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, और इसका यूज का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में, याद रखिएगा इस बात को। अब दूसरा है माइक्रोवेव। दूसरा जो था वो कौन था, माइक्रोवेव। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज FR WR मतलब वेवलेंथ रेंज। ठीक है, शॉर्ट में यही चीज है लिखा हुआ। तो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 3 × 10⁻11 हर्ज से लेकर के 10⁻9 हर्ज तक माइक्रोवेव का। और इसका वेवलेंथ रेंज क्या है, 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। ये इसका माइक्रोवेव का वेवलेंथ रेंज है, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसका प्रयोग कहाँ, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम। रडार सिस्टम जो होता है जितने भी देश हैं हर देश के पास अपना एक सिस्टम होता है जो उसके अंदर कौन आया कौन गया इस तमाम चीज का जो वो जानकारी रखता है। तो रडार सिस्टम जो होता है वो रेडियो वेव को बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसको डिटेक्ट करता है कि रेडियो वेव कहाँ से आ रहा है ना। तो ये तमाम चीजें जो है ना रडार कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आज के जमाने में बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो वहां पर आपका जो है माइक्रोवेव ही इस्तेमाल में लाया जाता है। टू नो अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, परमाणु के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहां पर माइक्रोवेव भेजा जाता है, और उसी वेव के रिफ्लेक्शन से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है इस सारे चीजों को जो है आप हूबहू इसी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है, इसको आप लिख लेना। अच्छा, अगला है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण।
तो अवरक्त विकिरण का जो है फ्रीक्वेंसी रेंज है 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज से लेकर 3 गुने 10 के पावर 11 हर्ज तक। ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। और इसका जो वेवलेंथ रेंज है वो है 7.5 गुने 10 के पावर -7 मीटर टू, माने यहाँ से 10⁻³ मीटर तक होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज और ये वेवलेंथ रेंज इसका इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त विकिरण का। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पहला प्रयोग इसका ग्रीन हाउसेज में किया जाता है, इट इज यूज्ड इन ग्रीन हाउसेस, है ना, वहां किया जाएगा। और दूसरा इसका प्रयोग ये है कि माने फॉग या स्मोक में अगर मान लीजिए फोटोग्राफी करना है तो वहां पर इस्तेमाल होता है। जैसे खास करके जिसको बोलते हैं नाइट विजन कैमरा वगैरह, नाइट विजन ग्लास जो होता है, वहां पर जो है खास करके इसका जो है प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। आप देखिएगा जो खास करके सीसीटीवी कैमरा होता है वो अंधेरा में भी माने काम करता है। तो अंधेरा में भी अगर वो काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको लाइट कोई दे रहा है जिसकी वजह से वो फिगर जो है आउट कर रहा है ना। तो दरअसल उसमें जो काम कर रहा था वो यही इंफ्रारेड रे होता है, जिसके बदौलत वो नाइट में भी माने साफ साफ दिखा देता है कि कमरा में कौन है, अंधेरा है लेकिन उसको वो दिखा देता है। तो वो जो कैमरा फोटोग्राफी करता है वो बेसिकली इसी लाइट के दम पे करता है, अवरक्त विकिरण के दम पर ही करता है। ठीक है, तो एक तो ये पहला पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। और देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आखिरी बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में 7 विकिरण और उन 7 के बारे में हमें जानना है। तो 3 तो ये रहा आपका, 3 तो ये रहा जिसके बारे में आप जान चुके हैं। अब अगला है आपका विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मतलब होता है दृश्य प्रकाश, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और दृश्य प्रकाश दरअसल हम लोगों को देखने में सहयोग करता है। दृश्य प्रकाश जो होगा ये हम लोगों को देखने में सहयोग करेगा, याद रखिएगा। तो विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कितना होता है? 7.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज से लेकर के 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज तक। और इसका जो वेवलेंथ होगा वो 4 गुने 10 के पावर -7 से 7.5 गुने 10 के पावर -7 हर्ज तक। हालांकि इसका मोटा मोटी वैल्यू जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हमेशा पूछा है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ होता है। ऐसे ये वाला ऑप्शन खूब सबसे ज्यादा दिया है, कहीं कहीं पर जो है ये वाला ऑप्शन भी दे करके पूछ लिया है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया है। एक बात याद रखिएगा ये उसी के आसपास का वैल्यू है। हालांकि ये जो है ऑप्शन में ये वाला ज्यादातर दे करके पूछा है तो ये डाटा को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज जो है वो किसका है? विजुअल लाइट का। ठीक है, और ये स्वाभाविक बात है विजुअल लाइट है तो ये देखने में सहयोग करेगा टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में ये क्या करेगा? हमें सहयोग देगा। तो ये इसका प्रयोग है, ये इसका उपयोग है। 5वां है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, परावैंगनी किरण, विकिरण इसको बोलते हैं परावैंगनी। तो परावैंगनी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो 3 गुने 10 के पावर 16 हर्ज से लेकर के 7.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज तक होगा। और इसका जो वेवलेंथ रेंज होगा वो 10 के पावर -8 मीटर से लेकर के 4 गुने 10 के पावर -7 मीटर तक होगा। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये वेवलेंथ रेंज इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन परावैंगनी विकिरण का। तो परावैंगनी विकिरण का प्रयोग क्या है? तो परावैंगनी विकिरण का प्रयोग सीधी सी बात है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाएगा। और साथ में इसका ही प्रयोग करके फिंगरप्रिंट वगैरह जो होता है ना वो निकाला जाता है ना। या फिर वो कभी कभार जो होता है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अगर जला दिया जाता है तो उससे अगर खत्म जो दिखाई नहीं देता है चीजें उसको भी निकालने का काम जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट का परावैंगनी विकिरण का उपयोग है। उसके बाद एक्सरे। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी रेंज 3 गुने 10 के पावर 19 हर्ज से लेकर के 3 गुने 10 के पावर 15 हर्ज तक होगा। और इसका जो वेवलेंथ रेंज होगा वो होगा 10 के पावर -11 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर तक। ये इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज है एक्सरे का। और एक्सरे का तो प्रयोग आप जानते ही हो, मेडिकल डायग्नोसिस में तो होता ही है, मेडिकल जांच पड़ताल में, इंजीनियरिंग में भी होता है,
खास करके अगर मान लो जैसे दीवार है, तो दीवार को अगर इधर हार्ड एक्सरे इधर से डालेगा, उधर से प्लेट रख करके चेक करेगा, अगर मान लो उधर उसका जो है छाया बनता है, तो निश्चित रूप से ये जो दीवार है कहीं पर क्रैक है ना। तो ये सब चीज चेक करने के लिए इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करने के लिए भी आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्रिस्टलीय संरचना जो होता है उसको पढ़ने के लिए भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा 3 और, उसी का जो 3 और हिस्सा है वो ये है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको आप याद रखना निश्चित रूप से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे आखिरी टर्म, और वह है गामा रे, गामा विकिरण। तो गामा विकिरण का फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻22 से लेकर के 3 × 10⁻18 हर्ज तक होगा, और वेवलेंथ रेंज जो होगा वो 10⁻−14 मीटर से लेकर के 10⁻−10 मीटर तक हो। और इसका जो प्रयोग है ना वो बेसिकली किसी भी परमाणु के नाभिक को जानने में किया जाता है, न्यूक्लियस को जानने में किया जाता है ना। तो ये गामा रे का कहानी है, और ये गामा रे के बारे में भी आप जो है निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। तो ये पूरा जो आपको बताया गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इतना ही हिस्सा हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है, इतना बात हम लोगों को डिटेल में पढ़ना था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप समझ गए हैं, इसको अच्छा से तैयार कर लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में आप देखिए, और उसको देख करके आप इसको माने सॉल्व अब कर सकते हैं, इतना एबिलिटी आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले जो अपना लेक्चर होगा उस लेक्चर में, लेकिन ध्यान रखिएगा हम अब जो है ना शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। पहले तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, उसके बाद फिर ऑप्टिक्स को हम लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में वैसे 4 चैप्टर है, अभी जो एनसीईआरटी नया वाला है उसमें अगर देखिएगा तो, लेकिन एक 5वां चैप्टर जो है हम कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जोड़ेंगे, वो भी आपके सिलेबस के हिस्सा में हम उसको रखेंगे। हालांकि उससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अमूमन देखा गया है कि पहले क्वेश्चन जो है हटाने के बावजूद भी पूछ लेता था, तो उसको हम रखेंगे। लेकिन पहले पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, बाद में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स चूंकि जाना पहचाना आपके लिए टॉपिक है, तो पहले जो थोड़ा भी माने ऐसा है कि नया चीजें हैं तो उसको पहले पढ़ लीजिए, और लास्ट में भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर मिलेगा आपको वहां पर मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर अब मिलना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपना अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर में, तब तक आप अपना तैयारी जारी रखें।